नमस्कार। लोक संस्कृतियों के कार्यक्रम माटी कहे पुकार के में आपका स्वागत है। मैं जब भी हिंदुस्तान के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है किसी पागल चित्रकार ने अपने ब्रश से यूं ही कुछ रंग कैनवस पर छिड़क दिए हों और फिर जो तस्वीर उभरी वो अपने देश की थी। अलग अलग रंग बने अलग अलग राज्य और इन रंगों के शेड्स बने राज्यों की बोली, वेशभूषा, पर्व, त्योहार वगैरह वगैरह। आज के अंक में हम जिस प्रदेश की बात करेंगे यहाँ की संस्कृति पुरानी भी है और दिलचस्प भी। सम्राट अशोक का परचम यहीं से लहराया। बौद्ध और जैन जैसे धर्म भी यहीं पे पनपे। यहाँ की बोली में जहाँ कोई हल्की सी मिठास है वहीं सादगी ऐसी कि बस पूछिए मत। तो आइए चले बिहार की ओर। दिख रही है दूर से तस्वीर धुंधली, लग रहा है सांवला आकार मेरा। कह रहे हैं लोग 100 बातें मगर पास आकर देखिए व्यवहार मेरा। उत्तर भारत का एक राज्य बिहार। नालंदा, राजगीर, बोध गया जैसे ऐतिहासिक स्थल इसकी शोभा बढ़ाते हैं। महाकवि विद्यापति, दिनकर, रेणु, भिखारी ठाकुर, विंध्यवासिनी देवी इस राज्य की धरोहर हैं। सदियों पुरानी सभ्यताएं, लोक शैलियां, मधुबनी पेंटिंग्स दुनिया भर में बिहार की सुगंध फैलाते हैं। शिक्षा और आजीविका के लिए बिहार से हर साल लाखों लोग अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाते हैं और दुनिया को सिखाते हैं मेहनत से जिंदगी जीने का मंत्र। ये लोग बिहार से साथ लाते हैं सादगी, संस्कृति और अपनी मिट्टी की महक जो किसी भी माहौल में घुल जाती है और बढ़ा देती है उसकी मिठास। बिहार की बात हो और भोजपुरी सिनेमा का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। आइए चलते हैं अपने कार्यक्रम के पहले भाग बात विचार में, जहां हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर। बात विचार में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्री लाल बहादुर ओझा जी। ओझा जी IIMC के प्रोफेसर हैं और आपने भोजपुरी सिनेमा पे काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च काम किया है। ओझा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। ओझा जी, अगर हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस एक खास वर्ग या यूं कहें कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं जो अपना गांव, अपनी मिट्टी को छोड़कर बेहतर जिंदगी के लिए शहर में आ बसते हैं, और इनमें से जो उच्च वर्ग के हैं उन पे भोजपुरी सिनेमा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। दरअसल ये जो वर्चस्ववादी संस्कृति होती है उसके कई हथकंडे होते हैं। उसका ये प्रचार है कि यह सिनेमा एक खास वर्ग के लिए बनाया जा रहा है। आप अगर भोजपुरी फिल्म की शुरू से बात करें तो उसका एक बड़ा दायरा है, ना केवल बिहार और पूर्वांचल, बल्कि ये सही बात है कि वहाँ से निकले हुए बहुत सारे लोग बहुत देश के और विदेश के अन्य हिस्सों में हैं, उनकी इस फिल्म में रुचि रही है। अब ये बाजार उसको कह रहा है और एक खास तबका उसको कह रहा है कि ये सिर्फ जो है लोअर इनकम ग्रुप का सिनेमा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बाहर आकर बसे लोगों की ट्रेजेडी को भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से दिखाने के कई पहलू हो सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी सेक्सुअल रिप्रेशन को एक मसाले में पेश करने की होड़ निर्माताओं में लगी हुई है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आपकी बात कुछ हद तक ये ठीक है, और आप जानते हैं कि सेक्स सबसे बिकाऊ चीज़ है और ये बाजार लगातार नैरो डाउन कर रहा है कि एक खास तरह की इच्छा, एक खास तरह की प्रवृत्ति पर फोकस करके फिल्में बनाई जाए। ये सही बात है कि भोजपुरी इलाके के बहुत सारे लोग पलायन करके अन्य जगहों पर रहते हैं और अकेले रहते हैं। परिवार घर से बहुत लाइव रिश्ता पूरे समय नहीं रहता उनका, तो उसमें एक कुछ दमित इच्छाएं हैं, आप उस पर फोकस करके फिल्में बना रहे हैं। ये एक तरह से बाजार के शोषण की चाल है, और ये आपकी बात सही। ओझा जी, भोजपुरी सिनेमा के क्या कंटेंट रहे हैं और इसमें किस तरह का बदलाव आया है, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पर? देखिए, भोजपुरी सिनेमा का लगभग 60
50-60 वर्ष हो गए, 60 के शुरुआत में फिल्में शुरू हुई थी। तो 3 मेजर इसमें ट्रेंड शिफ्ट हुए हैं। पहला शुरू का 60 के दशक का सिनेमा है, दूसरा 75 के आसपास आता है जब कलर फिल्में बनती हैं, और तीसरा दौर अब आया है, माने एक तरह से 2000 से थोड़ा सा पहले हैं। तो शुरू की फिल्में जो हैं उनका बहुत गहरा रिश्ता उस समाज से, उस संस्कृति से, वहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों से है। बीच के सिनेमा से जो हिंदी सिनेमा के लटके झटके हैं, आप जैसे जानते हैं कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्मों का जो स्कूल है वो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा ही है, वहीं से चीज़ें वहीं से प्रभावित होकर आती हैं, तो वो शामिल हुई हैं। और अभी का जो सिनेमा है, आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एक अजीब से मैंने उस ज़मीन से कटा हुआ सिनेमा है, एक खास मनोवृत्ति पर केंद्रित सिनेमा हो गया है। तो शुरू में हम देखते हैं कि उनका एक सरोकार है और बाद में वो जगह शिफ्ट हो रही है। जैसे कि आप बता रहे थे ओझा जी, मान लें कि जो लोग आज से 20-25 साल पहले कोलकाता, दिल्ली या मॉरिशस जैसे जगहों में जाकर बस गए, जब वो आज की भोजपुरी सिनेमा को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो ये सिनेमा उनको अपनी मिट्टी से जोड़ पा रही है? होना तो यही चाहिए। कोई भी रचनात्मक कृति जो होती है, चाहे कविता, कहानी और सिनेमा भी उस क्रम में है, अपेक्षा उससे ये होती है कि उसमें वहाँ की का गंध हो, वहाँ की ज़मीन के संघर्ष उसमें अभिव्यक्त हों। लेकिन जैसे 3 सेग्रीगेशन हमने किया है, तो अभी के दौर की फिल्मों की बात करें तो वो बिल्कुल ही उससे कटी हुई है। एक खास तरह की मनोवृत्ति या सस्ता मनोरंजन वो ज़रूर ला पा रही हैं, लेकिन ये कहें कि मॉरिशस के लोग या वहाँ से बहुत पहले गए हुए लोग इन फिल्मों को देखकर वहाँ की सच्चाई का अंदाज़ा, यथार्थ का अंदाज़ा लगा सकेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं दिखता है। ओझा जी, आपके अनुसार एक ऐसी फिल्म आती है जो कि ओरिजिनल है, तो क्या अभी के समय में वो अपना स्पेस बना पाएगी? देखिए, ऐसा हमेशा रहा है। और मैंने जैसे कहा कि भोजपुरी का बड़ा दर्शक वर्ग है और उसको अभी भी अपने सिनेमा का इंतजार है। जैसे ओडिया, बांग्ला या मराठी फिल्मों ने अपनी एक पहचान बनाई है, उस तरह की सिनेमा की अभी भी जगह है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो खोज रहे हैं। जैसे आप बांग्ला की फिल्म लें, अगर बांग्ला के एक निर्देशक हैं गौतम घोष की फिल्म देखें, पार्क की फिल्म की चर्चा मैं करना चाहूँगा, या प्रकाश झा की फिल्में ले लें सभी, दामोल से लेके अभी तक की जो फिल्में हैं, उनमें वो कंटेंट है, वो जगह है, वो चीज़ें इसमें आ रही हैं फिल्मों में। उस तरह का एक सिनेमा हो सकता है जो कि भोजपुरी में बने, उसकी अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। ओझा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे साथ शेयर किया, भोजपुरी सिनेमा जो पिछड़ रहा था उन पे प्रकाश डाले। आपका इसके लिए बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया।